डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स बाय वीरेंद्र सर। आज हमारी फिजिक्स की यूनिट 1 स्टार्ट होने जा रही है। यूनिट 1 में के 5 पार्ट हैं। पहला पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरा पार्ट है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, थर्ड पार्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, टाइम। फोर्थ पार्ट है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। और हमारा फिफ्थ पार्ट है एरर्स इन मेजरमेंट। अच्छा, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आएगा हमारा साइंस और साइंस से रिलेटेड हमारी पार्ट्स, मतलब साइंस डिवाइडेड किस में है, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में डिवाइड कर दिया हमने। फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम देखेंगे भाई जो फिजिक्स में है क्या क्या यूनिट यूज़ की गई है। जैसे हमने डिफाइन कर दिया मास, भाई हमने अपने एक मास डिफाइन कर दिया। मास है क्या चीज़ है भाई, ये क्वांटिटी ऑफ इनर्शिया है। लेंथ, लेंथ है क्या चीज़, किस चीज़ को हम लेंथ बोलते हैं। टाइम, टाइम को क्या डिफाइन करा। फिर अगर हमने कह दिया ये लेंथ है, मेरे पास कह दूँ मैं ये इसकी लेंथ है, लेंथ बताओ, तो आपके दिमाग में लेंथ बताऊँ किस चीज़ में, आप बताओ किस में, कि फुट में बताओगे, सेंटीमीटर में बताओगे, मीटर में बताओगे। तो ऐसे ही लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए, मास को, टाइम को मेजरमेंट करने के लिए हमने कुछ कुछ सिस्टम प्रपोज किए हैं, वो जो टाइम टू टाइम वेरी कर गए हैं। जैसे इंडिया में पहले आप यूज़ करते थे, धड़ी यूज़ करते हैं 5 kg के लिए, मन यूज करते हैं 40 kg के लिए, और भी बहुत ही बड़े बुजुर्ग ने और पहले हमारे जो थी उन्होंने यूनिट्स बनाई हुई थी। लेकिन उसके बाद जैसे यूरोप में है FPS है, फुट चलता है, उसमें फुट चलता है, पाउंड चलता है, और टाइम के लिए सेकंड चलता है। फिर एक CJ सिस्टम होता है, उसमें C से हमारा सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा MK सिस्टम, मास, उसके बाद अपना मीटर, किलोग्राम और सेकंड यूज होता है। तो ऐसे ऐसे हमारी मेजरमेंट्स आ गई। फिर डायमेंशनल एनालिसिस में कि लेंथ को रिप्रेजेंट किससे करूँगा, अब मैंने लेंथ बोल दिया, लेकिन लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L से। M बोल दिया, M को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। टाइम के लिए हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T से। तो इसको डायमेंशन एनालिसिस कह दिया। अब हमने सब कुछ जान लिया, इंट्रोडक्शन हो गया, फिर सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिए, मेजरमेंट्स कर ली, अब उनकी डायमेंशन एनालिसिस कर ली। अब क्या होता है, कुछ मेजरमेंट करते हो तो एरर आ जाते हैं, उसमें ह्यूमन एरर भी होता है, वो इंस्ट्रूमेंट भी एरर होता है। तो हम उस एरर के बारे में बात करेंगे, उस एरर को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, या उस एरर को लिख दिया हमें कोई क्वांटिटी तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब चीज़ें हम सबके हम स्टडी करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले अभी हम चल रहे हैं हमारे किस पे, इंट्रोडक्शन पार्ट पे। अच्छा, इंट्रोडक्शन पार्ट में फिजिक्स से पहले आती है साइंस। अगर हम बात करें तो मेरी ये साइंस, साइंस ये सब कुछ। जो साइंस क्या है, एक लैटिन वर्ड था साइंटिया। अब ये साइंटिया का मतलब क्या होता है, साइंटिया का मतलब होता है टू नो। भाई साइंस का मतलब ही क्या है हमारा, साइंस का मतलब हमारा क्या है, जानना, कि हम भाई साइंस से जानना चाहते हैं हर चीज़ के बारे में। फिर उसके बाद साइंस, साइंटिया बोल दो,
या साइंस बोल देता हूँ मैं इसको। अच्छा, लैटिन एक्चुअल में पहले ना यूरोप में लगभग 15वीं शताब्दी में ना वहाँ करीब पहले लैटिन वर्ड ही मतलब लैंग्वेज यूज होती थी, वो आस्ते आस्ते वो होगी, उसके बाद हर जगह की अलग अलग लैंग्वेज बन गई है। फ्रांस की फ्रेंच बन गई है, यूके की ब्रिटिश की अपनी इंग्लिश हो गई है, और भी जैसे अलग अलग है। तो हर एक की अपनी अलग अलग लैंग्वेज होगी बाद में। अब साइंस में हमारा मोटे मोटे तौर पे हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिक्स, उसके बाद एक हमारा केमिस्ट्री आ गया, फिर एक हमारा बायोलॉजी। अच्छा, जो फिजिक्स है ये ग्रीक वर्ड से, ये ग्रीक वर्ड है हमारा कौन सा, फ्यूजिस, जिसका मीनिंग होता है नेचर। नेचर में सारी भौतिक चीज़ें आ गई हैं, जो भौतिक चीज़ होती है जो हम देख सकते हैं उन्हीं को हम स्टडी करते हैं, उनके पैटर्न को स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स में हम नेचर को स्टडी करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों साइंस की ब्रांच है, लेकिन ना फिजिक्स हम क्या है, जो फिजिक्स है उसको ना हम मतलब डेली लाइफ की एक्टिविटी को ना हम ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ से फिजिक्स की डेवलपमेंट आई है। केमिस्ट्री की डेवलपमेंट अब जैसे कहते हैं, फिर केमिस्ट्री को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये गिलास है और इसमें ये वाटर है हमारा, ठीक है। अब हम इसको पानी जानते हैं, भौतिक फिजिक्स वैसे देखें, हम सिंपल देखें उसको तो पानी लगता है हमको। अब हमें कंपोजिशन नहीं पता ना उसकी केमिकल की, तो उस पर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं मतलब, और काफ़ी माइक्रो लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। उसको बहुत इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए होता है ऑब्जर्व करने, देखने के लिए एक्चुअल में चल क्या रहा है ये चीज़ें। अब फिजिक्स में तो क्या, जैसे मान लो कोई गाड़ी चल रही है, आपको दिख रही है ना भाई गाड़ी चल रही है, आपने ब्रेक मारी, ब्रेक लग गई है, तो आप उसको देखोगे ना, ब्रेक कैसे लगी है, आपने एक्सीलेटर दबाया, वो स्पीड बढ़ गई गाड़ी की, तो सब आपको ऑब्जर्व कर दिख रहा है, आपको अपनी नेकेड आइज से दिखने लग रहा है और आप आराम से इजीली देख सकते हो उसको। हमें इसका पता नहीं चल रहा, एयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, और भी गैसेज हैं, हमें दिख नहीं रही लेकिन है हमारे चारों तरफ, ठीक है। बायोलॉजी में हमारे जैसे डाइजेशन सिस्टम हो गया, हमारा लंग्स है, उसके बाद हमारी ब्रेन काम कैसे कर रहा है। अब ब्रेन हमारा इतनी इमेज रख रहा है, हमें हमें देख तो नहीं सकते ना, वो तो हमें साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से उसके बाद में लैब में टेस्ट किया, वो करा, उन्होंने अपनी एक थीसिस दी। तो फिजिक्स सबसे ईजी है ऑब्जर्व करने में, उसको देखने में। अब हुआ क्या, जब साइंटिस्टों ने फिजिक्स की डेवलपमेंट कैसे हुई, जैसे पहले गैलीलियो साइंटिस्ट थे, वो पहले अपने प्लैनेट्स को, इनको स्टार्स को ऑब्जर्व करते रहते थे। फिर कोपरनिकस जी आए, उन्होंने 15वीं शताब्दी में तहलका मचा दिया, ये बोल के सबसे पहले मानते थे कि अर्थ के अराउंड ही ये हमारी अर्थ है और इसके अराउंड सन और बाकी प्लैनेट ना, जैसे ये सन है, ये घूमते हैं। पहले ये माना जाता था कि भाई सन ना अर्थ के अराउंड घूम रहा है और अर्थ हमारा सेंटर में है यूनिवर्स के, तो पहले ये थ्योरी थी। लेकिन उन्होंने क्या आते ही बोल दिया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, स्टडी करी उन्होंने कि भाई नहीं, अर्थ हमारा ना अर्थ सेंटर पे नहीं है, अर्थ खुद घूमता है सन के अराउंड। उनके साथ उनको काफ़ी उस टाइम सज़ा वगैरह दी कि भाई ये एक शॉकिंग था, हमारी परसेप्शन से बिल्कुल शॉकिंग था कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये इसका बताया, फिर बाद में जब उनकी डेथ हो गई, बहुत से सालों बाद ये मान लिया गया भी हाँ, जो वो बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे। तो फिजिक्स में ऐसे ही क्या हुआ, उसके बाद जर्मनी में ऐसे इन्वेंशन होती गई। जैसे एक हमारे साइंटिस्ट थे जेम्स वॉट, जिन्होंने आविष्कार किया ये जो भाप से चलने वाले इंजनों के था। उन्होंने क्या हुआ, एक ऐसी पतीला रखा हुआ था, उसको ढक रखा था उन्होंने ढक्कन के साथ, और नीचे उन्होंने ऐसे फ्लेम जल रही थी, आग जल रही थी। तो जैसे ही ये वाटर बॉइल्ड हुआ, ऊपर गया, वेपर बनी, इसने ढक्कन को घेर दिया नीचे।
तो उन्होंने देखा कि भाई ये किस चीज़ पे ऐसे ऐसे कैसे अपने आप ही गिर गया। तो उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया कि पानी से ये हम जब स्टीम बना रहे हैं, उससे भाप बन रही है, तो वो स्टीम बहुत यूजफुल है, कुछ भी करवा सकती है। तो उन्होंने ऐसे ही इंजन का आविष्कार किया। तो मतलब आप फिजिक्स में आप देख रहे हो ना, उन्होंने वैसे ही देख लिया और उसके मतलब नेक्ड आई से देखा, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करा कि क्या बन रहा है, फिर उसके बाद उसको उन्होंने कुछ थ्योरी दी प्रपोज करी, फिर उस थ्योरी को उसने मैथमेटिकल टूल से प्रूव किया, और फिर उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक छोटे मॉडल पे। फिर उसके बाद उन्होंने भी उस एक्सपेरिमेंट जब सक्सेसफुल हो गया तो उन्होंने एक मॉडल बनवा दिया भी, उन्होंने हमारी ट्रेन का या अब बोलो इनका आविष्कार हो गया है, डीजल कार का भी आके ऐसे हुआ। तो फिजिक्स में होता क्या है, फिजिक्स में बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। हम पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं पहले, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फिलॉसफी देंगे, या उसके बाद हम थ्योरी देते हैं। उसमें टूल्स वगैरह, मैथमेटिकल टूल्स वगैरह लगा के प्रूव करके, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमने जो बोला है वो सही भी है कि नहीं। तो ऐसे 4 पार्ट में कोई भी सिस्टम होता है, डिफाइन होता है फिजिक्स में। तो ये फिजिक्स का ये तरीका है। अब जैसे हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, तो वो हो क्यों रहा है, किस टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। तो ऐसे ही सब चीज़ ऑब्जर्व करके फिर हम एक वो देते हैं कि हमारी ना भाई अर्थ घूमने लग रही है, अर्थ के सामने जो अर्थ का जो पार्ट सन के सामने आता है वहाँ दिन हो जाता है, और जो रोटेट करने के बाद जो अर्थ का पार्ट सन से दूर चला जाता है वहाँ रात हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई हमने एक घड़ी लगा दी भी, ये हो कब रहा है, हम देखते हैं 24 आवर्स में ये सिस्टम रिपीट हो रहा है। फिर हमने एक ऐसी मोशन दे दी भाई, ऐसी थ्योरी दे दी कि भाई अर्थ हमारी ना अपनी भाई रोटेशन करती है अपनी एक्सिस पे भी, और ये 24 आवर्स में कंप्लीट कर दी है। तो हमने पहले पैटर्न ऑब्जर्व करा, उस चीज़ को हमने देखा, और उसके बाद फिर हमने थ्योरी प्रपोज करी। ये है फिजिक्स हमारी। अच्छा, फिजिक्स में होती क्या है, फिजिक्स में ना, फिजिक्स में 2 तरीके से 2 डेफिनेशन है। एक होती है यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन में क्या होता है, हम ना कोशिश करते हैं, वी आर जस्ट अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन वेरियस नेचुरल फिनोमिना विथ हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट एंड लॉ। कॉन्सेप्ट और लॉ का यूज़ करके हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कोई भी हमने बंदूक चलाई तो वो पीछे रिकॉइल करती है, तो वो हम कहते हैं भाई ये क्यों हो रहा है, इस किस कारण हो रहा है। भाई हमने तो आगे आगे चलाई थी तो वापस पीछे नहीं आनी चाहिए। तो हम वो एक पढ़ेंगे आगे चल के, अभी इसी में पढ़ेंगे, वो हमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि लीनियर मोमेंटम एक सिस्टम का कंजर्व रहता है, वो उस पर डिफाइन हो गया। उसके बाद हमने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया, वो अर्थ की ऑर्बिट में घूम रहा है, वो भी हम डिफाइन करेंगे, वो भी हम एक लॉ के उस पर डिफाइन करेंगे। भाई इतने स्पीड से फेंको, ऊपर डालो, मतलब लॉन्च करो किसी भी रॉकेट को, वो उतनी स्पीड में जाएगा, उसके बाद ऑर्बिट में जाके वो रोटेट करना शुरू कर देगा। हमारी गाड़ी चल रही है, उसके बाद हम किसी भी फ्रिक्शन है कहीं पर ज़्यादा, तो वहाँ में ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, कहीं पर कम फ्रिक्शन है तो वहाँ में कम लगाना पड़ रहा है। तो ऐसे ही सब चीज़ें ये एक्सप्लेन होती हैं लॉ से। फ्रिक्शनल लॉ के लिए लॉ आएंगे, लॉज ऑफ मोशन आएंगी। आप कोई डैम बना दिया, एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं हम डैम से, तो उन सब के लिए एक लॉ दे दिया कि भाई एक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, उसे बोलेंगे हम यूनिफिकेशन। अब यूनिफिकेशन के बाद क्या होता है, हमारा रिडक्शनिज्म होता है। रिडक्शनिज्म में क्या होता है, रिडक्शनिज्म का मतलब ही रिड्यूस करने से सोच लो। एक्चुअल में कोई सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हमें स्टडी करना है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब उस पर लॉज सब लगाने पड़ेंगे, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हमें उसको एक्चुअल में बता नहीं पाएंगे कि उसकी एक्चुअल में बिहेवियर कैसा है। तो हम क्या करते हैं, उसका एक सिंपल पार्ट ले लेते हैं,
उस सिंपल पार्ट को स्टडी करके हम कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम होता है उसको हम डिफाइन करते हैं। जैसे मुझे अगर कोई सिस्टम है, मुझे इसमें वाटर है बॉइल्ड, मुझे इसका टेम्परेचर के बारे में बताना है, इसका टेम्परेचर का बिहेवियर कैसा होगा अगर मैं इसको दूंगा सिस्टम को। अब हमें एक चीज़ पता है, जो ये सिस्टम है, जैसे ये किसी भी अपने बर्तन में हमने जो पानी रखा, वाटर रखा हुआ है, अगर हम इसको ये फ्लेम से हीट करेंगे ना, तो क्या होगा, जो ये हीट पानी के पार्टिकल को मिलेगी और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ के वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे। इससे क्या होगा, हमारे सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो हमने क्या करा, हमने उसके मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर लिया, छोटे पार्ट को हमने बता दिया कि वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी उसके पास, काइनेटिक एनर्जी से वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, एक दूसरे के साथ वो हीट एक्सचेंज करेंगे, ऐसे हीट प्रोड्यूस होएगी। तो उसके हीट के कारण अपना टेम्परेचर, अल्टीमेटली टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हमने एक छोटे से पार्ट को डिफाइन करके हमने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इसको रिडक्शनिज्म कहते हैं हम। अच्छा, अब हम ना फिजिक्स को जब स्टडी करेंगे ना, तो फिजिक्स स्टडी होता है दो पार्टों में। दो पार्टों में मतलब दो लेवलों में कह दूं। अब लेवल का मतलब मेरा क्या है, लेवल का मतलब है मेरा एक साइज से, इसको मैं बोलूँगा मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो होता है लार्ज, बड़े साइज, इसको मैं बोलूँगा माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक वो होते हैं जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के साइज एक कंसिडरेबल होते हैं, मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं इजीली फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से, या कोई बड़ी यूनिट होती है। जैसे इसमें हम क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का साइज, किसी प्लैनेट की रेडियस, या किसी भी और चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, गाड़ी की मोशन हो गई, कुछ भी हो गया है, कितने मीटर में चल रही है, स्पीड में, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये होती है हमारी मैक्रोस्कोपिक में। इसमें हम मैकेनिक्स स्टडी करेंगे, जो आप लॉज ऑफ मोशन वगैरह सारे हैं। इसमें हम ग्रेविटेशन स्टडी कर लेंगे, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह भी आ जाएंगी इसी में। माइक्रोस्कोपिक में होता है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। मॉडर्न फिजिक्स में हम ना एटम को स्टडी करते हैं, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन है या फ्यूजन है, वो पार्टिकल टूट रहे हैं किस कारण से हैं, तो बहुत एटमिक लेवल है। एक एटम का साइज बहुत कम होता है, हम वहाँ पर एक आंगस्ट्रॉन्ग ऐसी यूनिट यूज करते हैं। एक आंगस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 मीटर होती है, नैनो में करेंगे हम उसके बाद और भी उससे कम में करेंगे। तो ऐसी जो ब्रांच जिसमें हम बहुत छोटे लेवल के मेजरमेंट्स, बहुत छोटा क्या, बहुत ही तो नैनो में, मतलब वो बोल दूँ मैं, बहुत कम है मेजर, जहाँ पर बहुत कम साइज से डील करेंगे वो माइक्रोस्कोपिक में आएंगे, और मैक्रो में जो बड़े साइज से हम डील करेंगे। अच्छा, हमारे ना अब हम फोर्सेस की बात कर लेते हैं। हमारे 4 टाइप के फोर्सेस होते हैं हमारे पास, ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस।
फोर्थ है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्सेस कौन से होते हैं हमारे? जो दो मास के बीच में लगते हैं फोर्सेस, m1 और m2। इसका फॉर्मूला हमारा क्या आता है? फोर्स इक्वल टू है g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 इंटू में m2 डिवाइडेड बाय में r स्क्वायर। r इनके बीच का डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर है, ठीक है। अब हमारा ये r स्क्वायर आ गया। अब देखो मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि इसकी मैं प्रॉपर्टीज लिखूंगा। अब ये देखो, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो ये इन्वर्स स्क्वायर, इन्वर्स है ना, तो ये किस पे करेगा? इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। मतलब इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? जैसे जैसे आप r को बढ़ाओगे ना, ये फैक्टर बढ़ाओगे, तो वैसे वैसे क्या होएगा? आपका फोर्स घटता चला जाएगा। अगर इसका उल्टा करोगे, r को जैसे जैसे घटाओगे तो फोर्स हमारा बढ़ता चला जाएगा। इसको इन्वर्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ स्केल लग गया तो इसका रेट ऑफ फॉलिंग और राइजिंग ज़्यादा हो जाएगा, वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो इन्वर्स स्केल लोगो है। दूसरा, ये फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव होते हैं नेचर में, अट्रैक्टिव है मेरी नेचर में। इनको सबसे वीक फोर्स भी बोला गया है। मैं मानता हूँ इसका मैग्नीट्यूड 1 है इस फोर्स का। इसके कंपैरिजन में चारों की बताऊंगा कितने कितने वो स्ट्रॉन्ग हैं। ये सेंट्रिक फोर्सेस हैं, मतलब एक दूसरे के सेंटर को कनेक्ट करने पे उस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग अट्रैक्ट करेंगे। ये फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स एक दूसरे को इधर लगेंगे। सेंट्रिक फोर्सेस हैं, ये हमेशा अट्रैक्टिव होंगे। ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, इनफाइनाइट तक भी एग्जिस्ट करते हैं। लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, वीक हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव है नेचर में। अच्छा, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव का मतलब होता है ये फोर्स सेम रहेंगे अगर ये पाथ कोई दूसरा फॉलो कर ले, इरिस्पेक्ट ऑफ पोजीशन बोल सकते हैं हम। जैसे अगर यही मास को मैं यहाँ उठा के रख दूँ m2 और डिस्टेंस अभी भी आ रहा है, वही फोर्स लगेगा। डिपेंड नहीं करता कि आपने x एक्सिस पे रख दिया, इसको y एक्सिस पे रख दिया। पाथ कैसे ही फॉलो कर लो, अगर डिस्टेंस सेम है तो ये सेम ही रहेंगे फोर्सेस। इनकी वैल्यू ना घटेगी ना बढ़ेगी। इन्हें कंजर्वेटिव फोर्सेस बोल दिया जाता है। अच्छा, अब हमारा दूसरा फोर्सेस आ गया हमारा, जो सेकंड नंबर पे है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। इसमें होता क्या है, जो हमारे न्यूक्लियस में एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, बोलते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के सराउंडिंग में घूमता है। तो इसमें होता क्या है, न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन प्लस में इलेक्ट्रॉन प्लस में एंटी न्यूट्रॉन, इनमें टूट जाता है। इसको बोलते हैं बीटा माइनस डीके, माइनस बीटा डीके, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज निकल रहा है ना। उसके बाद क्या होता है, इसमें एक दूसरा है
प्रोटॉन टूट के न्यूट्रॉन प्लस में पॉजिट्रॉन प्लस चार्ज है, तो इसको बोल देंगे प्लस बीटा डी के। तो इनमें कन्वर्ट होता रहता है। अब ये एंटी न्यूट्रॉन हो, ये पॉजिट्रॉन, ये एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, ये आते हैं, कभी जुड़ जाते हैं, कभी ये टूट जाते हैं, इस टाइप से। तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, शॉर्ट मोमेंट के लिए बनते हैं ये काफ़ी शॉर्ट रेंजेज हैं, 10⁻⁻15 मीटर तक काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग है, वीक बोल रहा हूँ इनको मैं, पर ये स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियर उससे ग्रेविटेशन फोर्स से, सॉरी 10⁻25 टाइम्स, इतने स्ट्रॉन्ग है ये उससे। शॉर्ट रेंज है ये, शॉर्ट रेंज है। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते। फॉलो नहीं करते ये गलत नहीं है, मैं फॉलो नहीं करते, नॉट फॉलोड के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये कंजर्वेटिव भी नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव बोल सकता हूँ इनको मैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है, ठीक है। अच्छा अब ये आ गया, अब हमारा थर्ड नंबर पे आ गया हमारा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्सेस। ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं फोर्सेस। ये अगर मैं ABC में इसकी मैं प्रॉपर्टीज बताऊं तो ये चार्ज पार्टिकल, ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के बीच में, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में, जो शॉर्ट टाइम्स के लिए बनते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं ये फोर्सेस। अगर चार्ज नहीं है तो ये ऑपरेट नहीं करेंगे। उसके बाद ये भी लॉन्ग रेंज फोर्सेस है, इसका फॉर्मूला देख लो, F होता है K(Q1 Q2 बाई में R²। वही है ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज हमारा Q2, उनके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, मैं सेंटर से सेंटर बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, R डिस्टेंस है। लॉन्ग रेंज फोर्सेस है, वही है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगे। अच्छा, और क्या, नॉन कंजर्वेटिव है ये, ओ सॉरी ये कंजर्वेटिव है। ग्रेविटेशनल जैसा फॉर्मूला है वही प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस मास की जगह कि G की जगह K आ गया और मास की जगह ये कूलम कांस्टेंट है, मास की जगह आपका आ गया है चार्ज Q1 Q2 आ गए हैं। वही है कंजर्वेटिव फोर्सेस है, कंजर्वेटिव में क्या है, पाथ कोई सा मर्जी फॉलो कर लो, अगर उसकी डिस्टेंस R है तो वो फोर्स उतना ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। उसके बाद ये 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल, ठीक है। चार्ज पार्टिकल के बीच में होगा, अगर चार्ज नहीं है
तो कोई फोर्स नहीं होगा, फोर्स लग जाएगा 0। अच्छा, अब हमारा फोर्थ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ये होता क्या है, इसमें हमारा एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, बाकी जगह में दिखा नहीं रहा। ये एटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। अब मैंने देखो प्रोटॉन भी कई होते हैं, तो काफ़ी प्रोटॉन है काफ़ी न्यूट्रॉन है। अब मैंने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिव में प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे होता है हमारा प्लस चार्ज। अब इनके प्लस चार्ज है तो आपस में इनके ये रिपेल करेंगे दूसरे को, सेम चार्ज रिपेल करता है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। ये ध्यान रखना, अगर मैं इसमें लाइन ऐड नहीं करवाई। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल, 10⁻36 टाइम मैंने बताया आपको जहाँ, ठीक है। फिर भी ये न्यूक्लियस में बाउंडेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाते नहीं, न्यूक्लियस तोड़ के बाहर नहीं जाते ये। तो क्यों नहीं जाते, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वहाँ पर, वो इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज ऑपरेट करते हैं। इसमें नॉन कंजर्वेटिव है, इन्वर्स स्केलर का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आता उसमें। शॉर्ट रेंज फोर्सेस होता है 10⁻⁻15 मीटर। वीक न्यूक्लियर फोर्स जैसा ही है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, इन्वर्स स्केलर लोग नहीं करते, नॉन कंजर्वेटिव है, हाईली स्ट्रॉन्ग है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है अभी तक। 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हैं देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, हमारे चारों फोर्स ये लगभग हो गए हैं, ठीक है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स में इसमें टेबल बनी होगी, प्रदीप वगैरह में भी जो आप रेफरेंस बुक पढ़ोगे उसमें भी हैं। उसके बाद में थोड़ा सा ये बताया हुआ है साइंस में, थोड़ा सा और बता दूँ उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो, क्योंकि वो ज़रूरी है। उसके बाद ना 3-4 लॉ आपके डिफाइंड हैं। जैसे एक लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहता है, ये लॉ एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसका एग्जांपल हम बहुत जगह देखते हैं। एक्चुअल में कंडीशन आइडियल नहीं होती, वरना जितनी एनर्जी हमने किसी एक चीज़ को कन्वर्ट करने में लगाई है उतनी ही दूसरी प्रोड्यूस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप ये फ़ैन घूम रहा है आपके घर में, आप देखते हो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस में, मैकेनिकल एनर्जी में, लेकिन उसमें कुछ हीट की लॉस में भी होता है, तो उतनी एफिशिएंसी नहीं आती है। उसके बाद आप देखते हो जैसे हम डैम बनाते हैं, डैम से हम टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। उसमें हम क्या करते हैं, डैम पे जो डैम के कारण, जैसे ये डैम बन गया, ये वाटर आ गया है, फिर उसके बाद इसको आगे पाइप से लाके और यहाँ हम टरबाइन लगाते हैं। इस टरबाइन पे ये पानी आता है, यहाँ से ये टरबाइन घूमती है, यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी निकाल लेते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, जो डैम की पोटेंशियल एनर्जी है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल करके हम उसको पहले नीचे इसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारी जो डैम की है पोटेंशियल एनर्जी है हमारी, जो वो कन्वर्ट किस में हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसमें क्या कह रहा है, यही कह रहा है, आप कितने ही एग्जांपल देखोगे, जैसे हमारी कार में है। अब कार में हम क्या करते हैं, पहले कंबशन करते हैं फ्यूल का, हीट प्रोड्यूस करता है, वो हीट कन्वर्ट होती है किस में, हमारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर और कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये बोलता है।
दूसरा आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसमें क्या बोलता है, इफ नेट अप्लाइड, नेट क्या बोलता है, इफ नेट अप्लाइड एक्सटर्नल, बाहरी, इज जीरो ऑन ए सिस्टम, then linear momentum of the system remain conserved और कांस्टेंट, आप कांस्टेंट भी बोल सकते हो। जब तक एक्सटर्नल फोर्स, आप किसी भी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा, तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, मैं आपके लिए इसमें एग्जांपल दूं मैं, जैसे एक गन होती है हमारे पास, यार ड्राइंग बहुत गंदी है, थोड़ा मैनेज कर लेना है यार, ठीक है, इमेजिंग भरी हुई है। ठीक है, हम गन को फायर करते हैं तो जो गोली होती है आपकी, जब आगे निकल के जाती है तो वो पीछे की तरफ रिकॉल करती है। तो बड़ी गन होती है तभी हम उसको शोल्डर साथ लगाते हैं, ताकि एकदम से झटका ना मारे, हमारे लगे ना, चोट ना करे हमें, स्पॉट बनाते हैं उसको। उसके बाद फिर हम उसको फायर करते हैं। शॉर्ट्स गन होती है, जो छोटी पिस्टल होती हैं, हम अपने हाथ को अच्छे से वो करते हैं। ये मूवी में दिखा रहे हैं दो हाथ से चला रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है गन को चलाना, ठीक है, इतना वो नहीं है। आपको सपोर्ट देना पड़ता है हाथ से दूसरी गन, एक गन को चलाने के लिए, ताकि वो जब रिकॉल करे पीछे झटका ना मारे आपको। तो होता क्या है, जब आप, ये अभी रेस्ट में है, इस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगा, इसने अंदर से गोली चलाई, तो क्या होगा, पीछे की तरफ ना हमारा ये गन पीछे की तरफ आएगी। तो अगर इसका मैं मानता हूँ पहले सिस्टम का एंगुलर लीनियर मोमेंटम क्या था, जीरो था। मास मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम को पी से दिखाते हैं, मास इनटू में वेलोसिटी। मास किसका, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास, उसकी वेलोसिटी पहले जीरो थी, तो ये मास इनटू में वेलोसिटी जीरो, तो जीरो। लेकिन अब हमारी गोली चल गई, अब ये सिस्टम हमारा दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। एक तो P1 मोमेंटम, और मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर बोलते हैं, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। आगे हम फर्दर पढ़ेंगे, ये आया था टर्म, इसलिए आपको बता दिया है मैंने। मेरी कोशिश यही रहेगी जो ऐसी टर्म आए ताकि पता चल जाए, बाद में तो चलो आएगी ही, कोई बात नहीं। P1 है, उसके बाद प्लस में P2 गन की है, तो ये ना जीरो आएगी। ये हम प्रूफ करेंगे आगे, लॉज ऑफ मोशन में, उनमें हम प्रूफ करेंगे भाई ये कैसे, उसमें भी यही आएगा। उसके न्यूटन के 3 लॉ आएंगे, तो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ का ये प्रूफ है। तो ये कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम यही कहता है, अगर नेट फोर्स अप्लाइड जीरो है तो आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। पहले जीरो था तो अभी भी जीरो ही रहेगा ये, ठीक है, या कांस्टेंट बोल दो, अगर कुछ कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, मैं इसको बोल देता हूँ, थोड़ा टाइम कम है तो इसको हम बोल देते हैं लीनियर की जगह एंगुलर मोमेंटम लगा देता हूँ मैं, ठीक है इसको। अब ये हमारा थर्ड लॉ है हमारा। अब थर्ड लॉ में क्या बोलता है,
सेम फोर्स की जगह इसमें टॉर्क यूज करते हैं। इफ नेट अप्लाइड टॉर्क ऑन एनी सिस्टम इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, जितना है उतना ही रहेगा। इसके आप बहुत से एग्जांपल देख सकते हो। आपने जैसे हमारा 2 एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा सन है और हमारे जो जितने भी प्लेनेट हैं वो प्योर सर्कल में नहीं करते, मतलब कहीं आप सोचो बिल्कुल सर्कल रेडियस आपकी वो इलिप्टिकल पाथ में ना आपके मोशन करते हैं। जैसे ये अर्थ मान लेता हूँ मैं। अब अर्थ जब दूर हो जाएगा तब उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। अर्थ जब पास आएगी ना तब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आएगा जिसमें ये जो डिस्टेंस है r मान लेता हूँ, ये r1 है, इस पे एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो होती है r ओमेगा और एक इनर्शिया होता है। एंगुलर मोमेंटम को मैं किससे बोलता हूँ, चलो p डैश से कर लेता हूँ मैं। p डैश से अगर एंगुलर मोमेंटम को बताऊँ मैं तो वो होती है i ओमेगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है, या डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और ये उसकी रोटेशनल स्पीड, एंगुलर स्पीड होती है। आगे हम उसमें इसको भी पढ़ेंगे उसमें फर्दर। तो आगे इसमें ये कहता है कि नेट टॉर्क 0 है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है कंजर्व्ड रहेगा। अब जैसे कोई डांसर आपने देखा होगा, जब वो हाथ फैला के कोई टर्न लेते हैं और उसके बाद एकदम से हाथ को कर देते हैं तो क्या होता है उस केस में पहले तो हाथ लॉन्ग होते हैं तो उससे डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो ओमेगा स्पीड कम हो जाती है। वो भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड का ही एग्जांपल है। लेकिन जैसे ही वो हाथ को ऐसे वो करता है ना, अंदर की तरफ फोल्ड कर लेता है